स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स के पहले सेट के आंसर को हल कर रहे थे। उसमें अब तक हम लोगों ने चौथे का वाला पार्ट हल कर लिया था बेटा। अब आज हम सभी लोग चौथे के खा से बात करेंगे। तो क्या लिखा है चौथे का खा? विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात करना है। तो क्या होता है बेटा विस्थापन धारा? अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये विस्थापन धारा जो हमारा परिपथ होगा उसमें समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र बदलने के कारण धारा आती है, उस समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा आती है उसका नाम है बेटा विस्थापन धारा। विस्थापन धारा मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, इसे हम लोग ID से प्रकट करते हैं। और बात करते हैं इसी समय चालन धारा की। तो चालन धारा क्या होगी? जो हमारे पास आवेश होते हैं, गतिमान आवेश कह दीजिएगा, गतिमान आवेश के कारण जो धारा होगी उसका नाम होगा बेटा चालन धारा। चालन धारा को हम लोग कंडक्टिव करंट यानी IC के नाम से जानते हैं। ऐसा अब आपको कह रहा विस्थापन धारा की सार्थकता पर आपको क्या करना, सार्थकता की विवेचना करने के लिए कह रहा है। तो आप इसमें बस ऐसा ही कुछ बता सकते हैं कि जिस प्रकार ये विद्युत धारा होती है उसके संगत एक चुंबकीय क्षेत्र रहता है, उसी प्रकार बेटा विस्थापन धारा के संगत भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। बस विस्थापन धारा क्या बता देंगे, गतिमान आवेश की धारा नहीं होती है बल्कि समय के साथ परिवर्तनशील जो आपका वैद्युत क्षेत्र उसके कारण आती है। विस्थापन धारा का आप सूत्र लिख सकते हैं। और इसमें जो इसने पूछा है कि विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात करना है, तो कलांतर में आप सीधे बता दीजिएगा। ये जरा लिख लिया है, एक बार आप चेक करेंगे इसको। जिस प्रकार विद्युत धारा के संगत एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहता है, उसी प्रकार विस्थापन धारा के संगत भी चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व होता है। विस्थापन धारा गतिमान आवेशों की धारा नहीं है बल्कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाली धारा है। ये बेटा विस्थापन धारा का फार्मूला, और जो इसके बीच कलांतर पूछ रहा है वो 90 डिग्री होगा। तो इतना ये, और विस्थापन धारा चालन धारा की अलग से परिभाषा लिख देंगे तो ये आपका चौथे का खा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। 3 नंबर में प्रश्न है। नाभिकीय विखंडन आप जानते हैं बेटा कि जब कोई भारी नाभिक होता है वह क्या हो जाए, 2 या 2 से हल्के नाभिक में टूट जाए, तो इस घटना का नाम नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन में अगर हमारे 2 हल्के नाभिक जुड़ जाएं और जुड़ करके भारी नाभिक बना लें तो इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रश्न को बाहर लिख रखा है, वीडियो लंबी ना हो तो एक बार इसमें समझ लेते हैं हम लोग। ये लिख रखा है बेटा, नाभिकीय विखंडन किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझाया गया कि न्यूट्रॉन है, इसकी जब यूरेनियम U-238 पर बमबारी से यूरेनियम क्या हो जाता है, 2 हल्के नाभिक, एक बेरियम में और एक क्रिप्टन में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में 3 न्यूट्रॉन के साथ अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया, देखिएगा, ये यूरेनियम था, इस पे न्यूट्रॉनों की बमबारी 0N1 है। तो ये बेरियम और क्रिप्टन 56 B 148 और 36 Kr 88 और 3 न्यूट्रॉनों के साथ ऊर्जा दोनों तरफ आप चेक करेंगे तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार व्यवस्थित होंगे। इधर 239 है, इधर भी जोड़ेंगे 239 और नीचे 92 है, इधर भी आपका 92 आएगा। अब ये जो अपार ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है, तो इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्राप्त जो नाभिक है, जो आपका ये नाभिक और जो न्यूट्रॉन है, इसका जो द्रव्यमान होता है बेटा वो मूल वाले नाभिक और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। तो द्रव्यमान की ये अंतर जो आ रहा है ये किसके रूप में वे हो जाता है? ऊर्जा के रूप में। बात करेंगे नाभिकीय संलयन की, तो 2 हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे जब भारी हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम के 2 हल्के नाभिक संलयन होते हैं बेटा तो ट्राइटियम प्राप्त होता है।
कैसे? ये आपके ड्यूटेरियम के दो नाभिक 1H2 1H2 मिल करके क्या बना रहा 1H3 और एक आपका प्रोटियम बना रहा 1H1 और इसके साथ है ऊर्जा। पुनः अगर आप ये ट्राइटियम को क्या कर लेंगे, ड्यूटेरियम से मिला देंगे तो फिर से एक हीलियम नाभिक बन जाएगा 1H3 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He4 और एक न्यूट्रॉन और इसमें और ऊर्जा। तो अगर आप इतना एक अच्छे से तैयार कर लेंगे तो थ्योरी का आपका ये 3 नंबर का प्रश्न बेटा कंप्लीट हो जाएगा। इतना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा है न्यूमेरिकल है, प्लास्टिक की गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 किलोग्राम है, दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे? जी की वैल्यू दिया और ये डायग्राम बना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न में लिखते हैं कि हमें क्या क्या पता है। शुरू करते हैं घ नंबर। तो ये घ नंबर सबसे पहले हमें पता है कि P जिसका द्रव्यमान, जो गोली है उसका द्रव्यमान पता है। तो द्रव्यमान का मतलब बेटा m पता है आपको, 3.2 × 10⁻⁻15 kg। अब कह रहा स्थिर अवस्था में गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आपसे बात कह रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n आप क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। अब कह रहा है ब्रैकेट में g गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिएगा आगे शुरू करते हैं। अब देखिएगा इस डायग्राम को अगर देखा जाए, इसको आप कॉपी पर भी बना सकते हैं, इसी में समझाते हैं हम। कह रहा है कि समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच जो आपका ये व्यवस्था है ये संतुलित अवस्था में है। तो अगर ये गोली संतुलित अवस्था में है तो बेटा हम कह सकते हैं कि संतुलन के लिए जो आपके पास ये वैद्युत बल QE नज़र आ रहा और जो इसका भार नज़र आ रहा गोली का नीचे की ओर गुरुत्व बल, वो mg बराबर होंगे क्योंकि संतुलन की अवस्था में है। तो लिखते हैं ऐसा काम जरा, संतुलन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, हमारा संतुलन के लिए ये वाला QE इधर वाले mg के बराबर हो जाएगा। तो QE इक्वल टू mg। कुछ चीज़ें डायग्राम में भी दी गई, उनको भी लिख लेते हैं। 1000 वोल्ट लिखा हुआ है तो ये आपका विभवांतर यानी V बराबर 1000 वोल्ट दिया है। और अगर देखा जाए तो इन की दूरी दिया है, दूरी का मतलब D या L से डिनोट कर दीजिएगा। 2 सेंटीमीटर है बेटा, इसको आप मीटर बना देंगे तो L बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। चलिएगा अब इसमें ज़रा वैल्यू भरते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा n का मान आता है। तो सबसे पहले Q के लिए हम बात कर लेते हैं। Q बराबर होता है NE, कैपिटल E ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो कैपिटल E दिया नहीं तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं V/D या V/L माना हमने तो L से। M का मतलब द्रव्यमान हमें मालूम है और G हमें मालूम है। n निकालना है तो आप चाहे कैलकुलेशन के रूप में जानने के लिए n को अकेले बचा लीजिएगा, उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई mgl और बाई में E भी हो जाएगा। सारी वैल्यू पुटअप कर दिया जाए और हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो चलिएगा n इक्वल टू चल रहा है n इक्वल टू m का मतलब बेटा द्रव्यमान से है तो द्रव्यमान की वैल्यू हमको पता है 3.2 × 10⁻⁻15 दे रखा है। और अगर हम बात करते हैं g के लिए तो g की वैल्यू 10 है। अगर हम L लंबाई के लिए बात करें तो 2 × 10⁻⁻2 है। और अगर E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। V का मतलब आपको वोल्टेज दिया है 1000। इन सब का कैलकुलेशन कर लिया जाए। समान अंकों पर डेसिमल लगे हैं तो समान अंकों पर अगर डेसिमल है तो ये खत्म हो जाएगा। n बराबर आपका 16 दूनी 32 हो जाएगा, दशमलव खत्म कर लिया डायरेक्टली। ये 2 हो जाएगा ये वाला, और ये 10 और ये 2, ये 2 को पास लिख दिया हमने। ये 10 है, इसको पावर 1 बनाया, ये ऊपर 15 पावर और ये 2 17 पावर, और 17 से घट जाएगा बेटा 16 पावर, और ये 19 पावर, और ये 3 ये घट जाएगा 3 पावर इस पर तो 16। तो कुल मिलाकर सारे पावर खत्म हो जाएंगे यानी n बराबर 4 आया। तो जो आपसे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हम लोग जान गए 4। पर बात और क्या कह रहा है लास्ट में, सामान्य से कम या अधिक है। तो सामान्य से कम या अधिक कैसे समझेंगे बेटा, इसमें सबसे पहला काम हम समझते हैं कि ज़रा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र किधर काम करता है। तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमारा धन वाले आवेश से
ऋण वाले आवेश की ओर काम करता है, तो वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र जो ऊपर की ओर होगा, तो हमारे पास जो ये वैद्युत बल नज़र आ रहा है ये ऊपर की ओर है, यानी कि ऋण की ओर है, धन से ऋण की ओर। तो जब ये वैद्युत बल धन से ऋण की ओर होगा, तो इसका मतलब कि ये समझ में आ रहा है वैद्युत बल ऊपर है ऋण की ओर, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि बिंदु P धनावेशित होगा। और जब बिंदु P धनावेशित होगा बेटा, तो हम कह सकते हैं कि P धनावेशित है। तो धनावेशित है तो यानी हमारे इतने इलेक्ट्रॉनों की इस पर कमी आएगी, ऋणावेशित होते तो इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आएगी। तो ये P पर धनावेश होने के कारण यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कम आएंगे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम यानी अधिकतम मान आपका E0 और चुंबकीय क्षेत्र आयाम यानी B0 को दर्शाना है। तो हम सभी लोग जानते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल ने बताया था कि जब हमारे पास कोई बेटा परिपथ है, उसमें उसकी धारा बहुत उच्चावृत्त से बदली जाए, उच्चावृत्त के कंपन कराए जाएँ, तो उसकी ऊर्जा क्या होती है बेटा, तरंगों के रूप में निकलती है। बस इन्हीं का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो एक बार साफ साफ लिख रखा है, थोड़ा सा आप देख लेंगे और इसको बढ़िया सा नोट्स बना लेंगे आप। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्सवेल ने प्रमाणित किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर उत्सर्जित होती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई व चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, यानी तीनों लंबवत होते हैं, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के चलने की दिशा। इन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बेटा, यानी ये निर्वात में भी चल सकती हैं। अब उसका ग्राफ बनाना था, उसमें आपको वैद्युत क्षेत्र आयाम और चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दर्शाना था। तो ये देखिएगा आपको एक ग्राफ बना दिया गया है, ये वैद्युत क्षेत्र के लिए और इधर वाला चुंबकीय क्षेत्र के लिए। सबसे ऊपर वाला मान वैद्युत क्षेत्र के आयाम को और ये वाला चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को। अगर पूछता कि वैद्युत क्षेत्र आयाम और चुंबकीय क्षेत्र आयाम में क्या संबंध है, तो C = E0/B0, जहाँ पर C निर्वात में प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है बेटा, और E0 वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम या आयामी मान है और B0 चुंबकीय क्षेत्र का आयामी मान है। तो इसको अच्छे से आप लिखकर बेटा तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है। जब हमारे पास बेटा क्या होता है, दो तरंगे, अभी आपने तरंग समझा है, जो दो तरंगे होती हैं वे जब आपस में अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित का मतलब होता है कि जब किसी दिशा में, समान दिशा में 2 या 2 से ज़्यादा तरंगे बेटा चलेंगी, तो उनका जो परिणामी होगा उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो वही शब्द आपको यूज किया कि अध्यारोपण के कारण क्या होता है, कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता ज़्यादा अधिकतम यानी और कुछ जगहों पर न्यूनतम होती है। इसी घटना को हम लोग व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। तो एक बार इसको भी बेटा लिख रखा है, थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा। चलिएगा, ये लिख रखा है, व्यतिकरण दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का अधिकतम तथा कुछ अन्य बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता की न्यूनतम होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये समपोषी की परिभाषा भी लिख दिया है। विनाशी व्यतिकरण, जिन बिंदुओं पर आपके पास तीव्रता न्यूनतम होगी उनका नाम विनाशी व्यतिकरण। अब दशाएं क्या हैं ये समपोषी और विनाशी की, उसको समझते हैं। समपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता बेटा तब ज़्यादा आती है जब cos φ जो आपके पास होगा वो +1 होना चाहिए। cos φ 1 होगा, जब आप फाई का मान यहाँ से निकालेंगे तो 0 डिग्री का मान भी बनाएगा, 2π का मान भी आएगा, 4π का मान। यानी इससे अगर हम कलांतर समझने की कोशिश करें तो φ = 2mπ, यम की वैल्यू को अगर आप इसमें समझें कि वो 5 पुनः आ जाएँ तो 0, 1 और 2। तो इस समपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है कि cos φ का मान +1 हो। जस्ट इसका उल्टा लिखा है। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या शर्त है, cos φ का मान -1 होना चाहिए
तो -1 आपके काश में 5 मतलब कितने का मान होता है, 180 का मान, यानी पाई, 3 पाई, और ये 5 पाई का होता है। इसको अगर हम एक ही इसमें लिखें तो इसको कहा जा सकता है 2m - 1 इंटू पाई, जहाँ m की वैल्यू, इससे ये चीज़ पुनः वापस आ जाए तो 1 2 3 ऐसे नंबर होंगे। इसमें 0 से शुरू है बेटा, इसमें 1 से शुरू है। तो ये आपका कलांतर इतना होना चाहिए विनाशिक के लिए, और संपोषिक के लिए कलांतर इतना, कास फाई का मान और ये कास फाई का मान। ये आपका प्रश्न है इतना व्युत्करण से संबंधित। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है। 8O16 ऑक्सीजन परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक बेटा 8 है और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार 16 है। उसका आपको परमाणु द्रव्यमान दिया है 16.00 AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको बतानी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है, और तथा एक AMU की बात आपको कह रहा है कि 931 MeV के बराबर है। तो कैसे काम करेंगे हम लोग? सबसे पहला काम आपको ये समझना है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर होती क्या? कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या बेटा। तो पहले हम कुल बंधन ऊर्जा निकाल लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। अब कुल बंधन ऊर्जा जानने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए बेटा? द्रव्यमान क्षति। तो चलिएगा सबसे पहले द्रव्यमान क्षति के लिए हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। द्रव्यमान क्षति, ये प्रश्न था आपका 5 का ख। द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है बेटा? डेल्टा M कह सकते हो सिंबल में अगर यूज करना है, बराबर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और माइनस नाभिक का द्रव्यमान, माइनस नाभिक का द्रव्यमान। पर बात क्या समझना है आपको? अपने प्रश्न में न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उनको उनकी संख्या पूरी निकालेंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे उनकी संख्या। लेकिन प्रश्न में कहीं नाभिक का द्रव्यमान पता नहीं है बेटा, तो नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? जो हमारे पूरे परमाणु का द्रव्यमान है ऑक्सीजन परमाणु का, उससे जितने इसमें इलेक्ट्रॉन आए होंगे उसको घटा देंगे तो हम नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो चलिएगा भाई इस प्रश्न को यहाँ लगाने के लिए ज़रा इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, समझाने के लिए कि यहाँ जब सारी चीज़ें हम पा जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो चलिएगा लिखते क्या हैं, जो हमारे पास 8O16 दिया है बेटा, ये 8O16, तो इसके लिए लिखते हैं कि 8O16 में 8 प्रोटॉन, 8 आपके न्यूट्रॉन या आपके प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन 16 से 8 घट जाएगा तो 8 न्यूट्रॉन और तथा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतने प्रोटॉन, इतने न्यूट्रॉन और इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान चाहिए, तो चलिएगा हम निकालते हैं ज़रा 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान। 8 प्रोटॉन है तो 8 लेने पड़ेंगे। 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान हो जाएगा बेटा 8 इंटू, और जो प्रोटॉन का आपको द्रव्यमान दे रखा है प्रश्न में 1.007593, तो 1.007593 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 24 हो जाएगा, 8 × 9 72, 2 74, 8 × 5 40 और 40 × 7 47 हो जाएगा, 8 0 0 और 8 1 9 8, यहाँ पर 1.007593, 8 × 24, 8 × 9 72, 2 74 7, 8 × 5 40, 7 47, 47 की 7 4, 8 7 56, 56 आपका हो जाएगा 60, इसका पूरा मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 8.060744 AMU। ये तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। ऐसे हम लोग निकालेंगे 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो हमारे 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान बेटा कितना आने वाला है? 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 8 गुणे, और बेटा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको प्रश्न में दिया गया है,
यहाँ पर आपके पास 1.008982, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.008982, इसका गुणा कर लेंगे आप तो 8.071856 AMU आ जाएगा। AMU में है तो AMU में रहने दीजिएगा। अब अगर आप 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो ये न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हो जाएगा। तो लिख देते हैं न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। तो बेटा न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना आने वाला है? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान 8.060744 प्लस 8.071856, ये आपके पास न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है। इसको अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो जोड़ने से हमारी इसकी वैल्यू 8 8 16, इसका 16.132600 आ जाएगा। ये न्यूक्लियनों का द्रव्यमान बेटा जो समीकरण नंबर 1 में छोड़कर आए थे उसका न्यूक्लियनों का द्रव्यमान मिल चुका है। अब नाभिक का द्रव्यमान निकालेंगे। तो नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? जो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान दिया है उससे हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा देते हैं। तो चलिएगा लिख देते हैं पहले 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 8 गुणे, और बेटा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है पहले से ही कितना, 0.00, 3 टाइम्स 0 है और उसके बाद 55 है। तो लिख देते हैं 8 इंटू 0.00 और ये 5 कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई 0.0044 AMU आ जाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। और अगर हम ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान समझने की कोशिश करें तो प्रश्न में ऑलरेडी दिया है 8O16 परमाणु का द्रव्यमान तो बेटा इसका द्रव्यमान हमको सबसे पहले दे रखा है 8O16 का। ये आपके पास 8O16 का है 16.000, तो लिख देते हैं 16.000 MU। अगर बेटा हमको यहाँ से नाभिक का द्रव्यमान जो इक्वेशन नंबर 1 में चाहिए हमको वो निकालने की कोशिश करें तो नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा? इस परमाणु द्रव्यमान से इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटा देना चाहिए। तो चलिएगा नाभिक का द्रव्यमान निकाल देते हैं। तो नाभिक का द्रव्यमान, तो हमारे नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा बराबर जो आपके पास ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान आया है, कितना आया आपका दिया गया है 16.000, और माइनस जो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आए 0.0044, इसका अंतर कर लेंगे हम 15.9956। तो जो इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों ने छोड़ा था न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और माइनस के नाभिक का द्रव्यमान, तो न्यूक्लियन भी आ गया और नाभिक। अब समीकरण 1 से चलते हैं बेटा और वहां से द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से द्रव्यमान क्षति। तो समीकरण 1 से हमारी द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम कितना आने वाली है? द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम, तो डेल्टा एम बराबर आपके पास न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, तो टोटल न्यूक्लियन अभी हम लोगों ने निकाला है 16.132600, और माइनस के बेटा नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान है 15.99 और आपके पास 56। इसको अगर घटा दिया जाएगा आपके पास तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 9956, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.1370, ये आपके पास 9956 इतने AMU, ये इसका घटाना आएगा, डेल्टा एम आ गया। अब अगर डेल्टा एम आ गया तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि बेटा एक AMU बराबर कितना होता है 931 MeV, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है एक AMU में। लेकिन हमारे पास कितने आए हैं 0.1370 AMU आए हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा 931 को आप 0.1370 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 127.544 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो द्रव्यमान क्षति है उससे इतनी ऊर्जा निकली। अब आप प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकाल दीजिएगा फाइनल लाइन। अतः प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो बेटा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी बराबर
कुल बंधन ऊर्जा यही जो अभी आपने पाया है, कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियन का मतलब कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्या का योग, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या। कुल बंधन ऊर्जा कितना है बेटा 127.544 और अपान में न्यूक्लियनों की संख्या कितने हैं, आपके पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन तो 16, इसको भाग करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये आप फार्मूले याद करके इसका एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा की दिशा समान है और चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। आपको समांतर धारावाही चालक में बल की प्रकृति बताना है, कब आकर्षण होगा कब प्रतिकर्षण होगा। जब एक कंडीशन इसने बताया है कि चालक में धारा की दिशा समान है और चालक में धारा की दिशा विपरीत है। तो चलिएगा समझते हैं जरा इस प्रश्न को। ये आपका 5वें का गा है। जब पहली बार हम लगा रहे हैं चालक में धारा की दिशा समान है, जब धारा की दिशा समान है, धारा की दिशा समान है, तो अगर धारा की दिशा समान है दो समांतर धारावाही चालक बना लेते हैं। एक में मान लेते हैं धारा I1 है और दूसरे में बेटा धारा I2। अब आपको धारा की दिशा समान है तो इस प्रकार बन गया, इनके बीच कुछ दूरी होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी धारावाही चालक बेटा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये धारावाही चालक है तो ये अपने पास यानी इस वाले चालक पर चुंबकीय क्षेत्र करेगा, ये वाला भी धारावाही चालक तो ये वाला इस पर भी चुंबकीय क्षेत्र देगा। तो दोनों धारावाही चालक क्या करेंगे, आपस में क्रिया यानी पारस्परिक क्रिया के कारण क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। तो इस बल की कहानी को हम कैसे समझेंगे, पहले ये वाला जो चालक है तो ये वाला चालक हमारे इस वाले चालक पर समझने की कोशिश करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ करता है। तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे, धारा की दिशा में अपनी अंगुलियों को करेंगे और ये अंगूठे को करेंगे और इसको उस बिंदु की तरफ रखेंगे जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पाना है। तो हथेली आपके अंदर की ओर है तो आप समझ जाएंगे कि इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो अंदर की ओर होगा। इसके कारण ऐसे इधर के लिए निकालेंगे तो इस पर ऊपर की ओर हो जाएगा। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो जाएगा तो मान लेते इसने B1 चुंबकीय क्षेत्र दिया है। अब आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा प्रयास करते समझाने का। इसमें बेटा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है ऐसे और आपके पास चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार अंदर है और धारा किसी चालक में ऊपर बह रहा, इस प्रकार चालक है इसमें धारा ऊपर बह रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। तो इसमें अगर हम बल के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाने की कोशिश करें तो हम अपने बाएं हाथ के नियम के अनुसार जानते हैं कि हम पहली अंगुली को कहाँ कर देंगे, इस तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और इसको धारा की दिशा में। तो जब ऐसा हम सजाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और धारा की दिशा में तो हमारे पास ये जो अंगूठा होगा ये अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा और अंगूठा इधर की ओर भागेगा। तो इसमें बेटा इस प्रकार बल लगेगा, ये बल। ऐसे बेटा अगर हम समझाएं इस वाले के कारण आप निकालेंगे वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, पहले इस पर धारा ये आपका चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र आपका बाहर की ओर काम करेगा। इसके लिए जब चुंबकीय क्षेत्र आप बाहर रखेंगे इस पर अपनी बाएं हाथ की हथेली के नियम से, तो बाएं हाथ की हथेली के नियम से पहली अंगुली को बाहर की ओर करेंगे और आपके पास ये जो है धारा की दिशा में करेंगे तो ये अंगूठा आपको जो मिलेगा ये अंगूठा इस दिशा में होगा, ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा। तो ये दोनों एक ही दिशा में ऐसे बल लग रहे हैं। तो यानी बल की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो इसमें हो जाएगा आकर्षण प्रकृति का। ऐसे बेटा अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं कि जब हमारे चालक में धारा विपरीत दिशा में है, तो अगर धारा बेटा विपरीत दिशा में है तो धारा विपरीत दिशा में है तो कैसे समझेंगे हम, डायग्राम बना लेंगे आप। एक ऐसे इसमें धारा I1 है और एक आपके पास समांतर ऐसा, इसमें धारा आपके पास I2 है, विपरीत दिशा है, एरो चेंज कर दिया गया है। फिर वही कहानी है कि इसके कारण जब आप दाहिने हाथ की हथेली के नियम से इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो ये अंदर की ओर आएगा ये, तो इसका आपके पास हो जाएगा B1 इस प्रकार। इस B1 के कारण जब आप अपना
क्या करेंगे, ये जो धारा है इस पर, इसके कारण अब बल निकालेंगे, क्योंकि इस पर धारा ऊपर थी, अब इसमें धारा नीचे है, तो इसमें जब बल वही बाएं हाथ के नियम से करेंगे बेटा, अब आपकी अंगुली जो होगी धारा की दिशा में नीचे हो जाएगी, तो ये बल की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। सेम काम यहाँ भी करेंगे। इस पे अगर आप चुंबकीय क्षेत्र पाने के बाद इस पर बल निकालेंगे बेटा, वही बाएं हाथ की हथेली से बल निकालिएगा और चुंबकीय क्षेत्र दाहिने हाथ से, तो इस वाले में इधर आ जाएगा। ये इधर है, बल इसमें इधर है, यानी कि हमारे जो बल की प्रकृति आएगी वो बेटा आप कह देंगे कि किस प्रकृति की होगी, आकर्षण प्रकृति की, आकर्षण। तो अगर आप इतना लिख देते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपके इस क्वेश्चन का ये जवाब हो जाएगा। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रकृति आ गई है जब एक बार धारा की दिशा समान है, एक बार धारा की दिशा विपरीत है। अब बात करते हैं जरा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। तो हम लोग जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या होते हैं, चार हमारे पास प्रतिरोध होते हैं, उसमें से कोई अज्ञात प्रतिरोध है तो उसका मान ज्ञात करने के लिए यह परिपथ बनाया जाता है। तो इस प्रकार का बेटा इसमें समझा देते हैं बाहर से। ये इस प्रकार का एक परिपथ आप जानते हैं बन जाएगा, तो व्हीटस्टोन सेतु है। इसमें आपके पास यहाँ बैटरी से कुल धारा आई है, यहाँ संध के पास जाने से इधर वाले में आपके पास धारा I1, इस सेतु भुजा BD में धारा का कोई अस्तित्व नहीं होता संतुलन की अवस्था में, इधर धारा I1 है और इस वाले में धारा I2 है। ये लैंग्वेज भी लिख दिया है कि माना परिपथ में कुल धारा I है जो संध A पर विभाजित होकर खंड ABC में I1 के रूप में और ADC में I2 के रूप में प्रवाहित होती, विकर्ण BD के बीच धारा मापी में शून्य विक्षेप होता है संतुलन में। तो क्या करेंगे, अब निगमन के लिए एक बार बंद पास और एक बार दूसरा। तो हमने बंद पास आपके लिए ले लिया है, डायग्राम से समझते रहिएगा कि बंद पास ABDA में क्या करेंगे हम लोग, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम क्या है, धारा उसके संगत प्रतिरोध का गुणा उसमें समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो बेटा इसमें धारा I1 है, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव इंटू P, ऐसे लौट कर नीचे आएंगे तो धारा की दिशा विपरीत है तो -I2 इंटू R, ये धारा और प्रतिरोध का गुणा, इस पर कोई आपके पास वैद्युत वाहक बल नहीं तो इक्वल टू 0। तो ये लिख दिया है I1 इंटू P माइनस के I2 इंटू R इक्वल टू 0। P वाला बचा लिया, R उधर कर दिया। ऐसे हम बंद पास BCD में चले जाएंगे तो ये वाला आपके पास धारा है, इसमें I1 ही है तो ये वाला I1 इंटू Q, और ये वाले जब हम आएंगे तो यहाँ से आपके पास ये धारा जो जाएगी ये विपरीत दिशा में हम ऐसे आ रहे हैं तो ये वाला माइनस की हो जाएगा आपके पास I2 इंटू S, ये लिखा I1 इंटू Q माइनस के I2 इंटू S इक्वल टू 0। कोई वैद्युत वाहक बल, बैटरी नहीं है भाई, तो वैद्युत वाहक बल का मतलब E का मान नहीं है, तो I1 Q को रोक लिया, उधर I2 S। अब आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे, बराबर के पहले वाला पहले वाले से, बाद वाला बाद वाले से, तो बेटा I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा और I2 से I2, तो आपका P बाई Q इक्वल टू R बाई S। यही आपके इस प्रश्न का जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा न्यूमेरिकल है पुनः एक बार। कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध बताने के लिए कह रहा है। तो कैसे बताएंगे नए तार का प्रतिरोध, पहले समझते हैं। तार का प्रतिरोध पहले दिया है, फिर पिघला दिया गया है और पिघलाने से उसकी आधी लंबाई। तो हम लोगों को ये पता है कि जो तार है, तार तो वही है, केवल पिघला करके लंबाई आधी कर दी गई है। तो जब लंबाई आधी कर दी गई, मटेरियल उतना ही, तो इस घटना में आपका आयतन पहले और बाद में, पिघलाने से पहले और पिघलाने के बाद आयतन अपरिवर्तित रहेगा। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं जरा। सबसे पहला काम, तार का प्रतिरोध दिया है, तो प्रतिरोध यानी दिया है तो आप चाहे पहली बार के लिए आप मान लीजिएगा R1 है, तो लिखते हैं जरा प्रतिरोध R1 इक्वल टू, प्रतिरोध R1 की वैल्यू दिया है 16 ओम। नेक्स्ट आगे कह रहा है इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार, पहले से आधी का मतलब प्रारंभिक लंबाई हम मान लेते हैं, माना प्रारंभिक लंबाई जो पहले थी वह बेटा L1 का मान L है, तब आपको कह रहा पिघलाकर पहले से आधी, तब अंतिम लंबाई या पिघलाने के बाद लंबाई, कोई भी वर्ड बढ़िया सा लिख देंगे आप, अंतिम लंबाई L2 क्या हो जाएगी, पहले की आधी यानी L/2 हो जाएगी। अब कह रहा नए तार का प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध आपका R2 क्या हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध R2 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिएगा
क्या बताया अभी हमने कि इस घटना में बेटा जो आपका होगा वो आयतन अपरिवर्तित रहेगा। इसमें आयतन अपरिवर्तित रहेगा। अगर बेटा आयतन अपरिवर्तित रहेगा तब हम लोग क्या लिख पाएंगे, तब आपके पास पहले का आयतन V1 बाद का आयतन V2 बराबर होगा। आयतन में 3 भुजाएं होती, 2 एरिया में ले लिया और 1 लंबाई में, इधर A2 इंटू L2। A1 रहने देते हैं, L1 की वैल्यू L है, A2 की वैल्यू आपके पास A2, L2 का मान L/2। क्योंकि लंबाई में अगर परिवर्तन आया है तो आयतन में परिवर्तन, यानी अगर उसको खींच करके पतला कर दिया गया है तो आयतन आपका जो एरिया होगा थोड़ा प्रभावित होगा। तो एरिया निकाल रहे हैं, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, A1/A2 की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, प्रतिरोध बताना है। तो हमारे पास बेटा एक फार्मूला होता है, सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। RA इक्वल टू आप डायरेक्टली रोयल बोल सकते हो, केवल R बराबर आप बोल सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे, ROL/A ऐसा भी कर सकते हो। अब क्या करना, रो जो आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक होता है। तो हम 2 घटनाओं के लिए बात करेंगे बेटा। तो इसमें पहली बार के लिए R1, तो दूसरे वाले के लिए R2, फिर पहले वाले के लिए एरिया A1, तो दूसरे बार के लिए A2। रो नियतांक है तो लिखना है तो लिखिएगा, नहीं दोनों में कट जाएगा, तो L1/L2। सभी मान को भरा जाए। R1 का मान बेटा 16 ओम, R2 हमें पता करना है तो R2 अपने स्थान पर बना रहेगा, A1/A2 1/2 हो जाएगा। L1 की वैल्यू आपके पास L है और L2 की वैल्यू L/2 है। ये वाला 8 हो जाएगा ऊपर कटने से बेटा, 8/R2, और ये वाला जब पलट जाएगा तो 2/L हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना, 8/R2 लिखा है, एक बार साफ साफ लिख देते हैं, इक्वल टू 2, 2R2 इक्वल टू 8, यानी आपका R2 जो आएगा वो 8/2 यानी 4। यानी ये समझ में आ रहा बेटा कि आपके पास जो प्रतिरोध हो जाएगा R2 वो कितना हो जाएगा, 4 ओम। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न को अगर विकल्पी में आए तो आप डायरेक्ट के लिए एक फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि बाद का जो प्रतिरोध होता है R' इक्वल टू N² होता है, जहाँ N² का मतलब कितने लंबाई के बारे में बात करना होता है कि लंबाई कितना कर दिया गया। जैसे लंबाई आधा कर दिया गया है तो आप डायरेक्टली इसका पा सकते हो कि R' इक्वल टू हाफ स्क्वायर, और कैपिटल R बेटा जो पहले से होता है 16, तो 1/4 गुणे 16, तो 4 चौक 16। एक नंबर के हिसाब से भी तैयार रखिएगा, बाकी लगाने के हिसाब से आप ऐसे लगा देंगे बेटा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। किसी समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है और इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र 2 प्लेटों से बनता है। तो 2 प्लेट, यहाँ इसको भी वीडियो लंबी ना हो तो जरा इसके लिए भी बाहर लिखा एक बार समझते हैं। ये बेटा हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया है जो 2 प्लेट, एक x और y से मिलकर बना है। x पर बेटा +q आवेश दिया गया है और y वाले पर क्या कर दिया गया, इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है। इसके प्रेरण के कारण इस पर ऋणावेश आ चुका है। इस लैंग्वेज को पढ़ लीजिएगा। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 प्लेटों कैपिटल X व Y से मिलकर बना है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये वाला A है और उसके बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक K है और प्लेट X को +q आवेश दिया गया, प्लेट Y को पृथ्वी से संबंधित किया गया। X और Y पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस के सिग्मा, जहां सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपान है आपका, लेमडा बराबर आपके पास Q रेखीय आवेश घनत्व होता है तो लेमडा बराबर Q/L होता है। अब क्या करना है, इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा हर जगह समान होगा। तो एक बार आप इस प्लस जो प्लेट है इसके कारण आप प्लस के कारण निकालेंगे इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बार इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि बेटा धन वाले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर अंदर जो बिंदु मानेंगे हम, उसके लिए धन से बिंदु की ओर होगा और ऋण के लिए बेटा बिंदु से ऋण की ओर होगा। दोनों में डायरेक्शन समान आएगा। तो यही बात को जरा यहाँ लिख रखा है। प्लेट X के कारण, ये वाले के कारण हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर कहीं इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं E बराबर σ/2ε0 के, क्या लिख दिया है डायरेक्शन में X से बिंदु की ओर। अगर प्लेट Y के लिए निकालेंगे तो जो इसके अंदर कोई भी बिंदु होगा, पहले प्लस के लिए प्लस से बिंदु की ओर
और अगर इसके लिए निकालेंगे तो बिंदु से ऋण की ओर, तो बिंदु से ऋण की ओर मतलब y की ओर भी कह सकते हैं। दोनों में बेटा डायरेक्शन सेम आएगी, एक में ऐसे बनेगा एक में ऐसे। तो जब डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, जो प्लेटों के बीच में नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो E इज इक्वल टू E1/E2 आएगा। E का मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के, E2 का मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। सिग्मा सिग्मा 2 से 2 कैंसिल आउट, E का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के हुआ। E बराबर सिग्मा की वैल्यू अभी आपने जाना था Q अपान है, यहाँ भी लिख दिया है Q अपान है। अब हमको क्या करना है, प्लेटों के बीच अगर विभवांतर V मान ले तो हमारी धारिता आ जाएगी C बराबर Q बाई V से। तो अगर विभवांतर V हो तो V बराबर ED या E बराबर V बाई ED जानते हैं। E का मान Q अपान A एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। अगर धारिता C माना जाए तो C का मान Q बाई V, Q रहने दिया, V का मान Q अपान A एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। पलट देंगे हम, Q से Q कट जाएगा, K ऊपर चला गया, A ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट D नीचे आ गया। तो ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आ गया। इसमें आधा और प्रश्न है, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो जरा समझते, बढ़ाने के क्या उपाय रफली समझिएगा। यहाँ C A के अंश में लिखा है, तो यानी बेटा हमारी जो संधारित्र की धारिता बढ़ाना है तो वह A के अनुक्रमानुपाती है जो क्षेत्रफल होता है। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा है आपके पास D दूरी, यानी कि जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती, अगर दूरी घट जाएगी तो धारिता बढ़ जाएगी। और अगर हमारे पास प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम है तो भी इससे धारिता बढ़ेगी, क्योंकि जो ये परावैद्युतांक होता है ये वायु या निर्वात के लिए K होता है। आपके पास धातुओं का अनंत और अन्य माध्यम के लिए 1 से बड़ा होता है, तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही रहेगा, हर में बन नहीं सकती है। तो अगर धारिता बढ़ाना है तो परावैद्युतांक माध्यम में 3 रीजन है, दूरी कम करके, क्षेत्रफल बढ़ा करके और परावैद्युतांक भर के धारिता को हम बेटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक प्रश्न हो गए हैं। आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।